नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र मौर्य। आप लोगों के समक्ष अपने इस आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं आपको अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है नेट यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी व अन्य एग्ज़ाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस सीरीज़ के माध्यम से भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ जिसकी शुरुआत मैंने आधुनिक भारत के इतिहास से किया है। मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो मेरा आज का टॉपिक है, यह भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश से संबंधित है, जिसमें हम लोग पुर्तगाली और डच पढ़ चुके थे। आज ये तीसरा है अंग्रेज। अंग्रेज अ, डेनिश और फ्रांसीसी 3 शक्तियाँ हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो आप उसे ज़रूर जाकर इसे देखने के बाद उसे ज़रूर देख लें। अगर मेरे बोलने का स्पीड स्लो है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका प्ले स्पीड 1.25 या 1.50 या अपनी सुविधा अनुसार दोगुना करके भी देख सकते हैं, ताकि इससे आपका समय बचत हो। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बुक कोई ज़रूर लें और उसे पढ़ें। इस टॉपिक को बुक में से ज़रूर पढ़ें। ओके, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, हमारा जो आज का ये टॉपिक है अंग्रेज। हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेजों का भारत में कैसे प्रवेश हुआ उससे संबंधित। ओके, चलिए। तो ये अब तक के भारत में प्रवेश किए हुए जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उनमें कौन से हैं, ये तीसरे नंबर पे आता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश व फ्रांसीसी, ये 3 शक्तियाँ थीं जो भारत में प्रवेश की। तो तीसरा क्या है, कौन सा है, अंग्रेज। चलिए, हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 1595 एडी के आसपास का समय है। ओके, 1600 एडी में ये लोग भारत में आए। अभी देखिए कैसे आते हैं। 1595 एडी में मेंडेन हॉल एक अंग्रेज था जो भारत आया एवं मुगल साम्राज्य में 7 वर्ष तक रहा। ओके ओके, चलिए। तो आपको बताना है, सबसे पहला अंग्रेज कौन सा था जो भारत में आया, तो वो था जॉन मेंडल हॉल। जॉन मेंडल हॉल, ये याद रखना है। ओके, चलिए। दूसरा हो गया 31 दिसंबर सन 1600 एडी को, यानी जो 1600 एडी चल रहा था उसका लास्ट दिन एकदम था 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर सन 1600 एडी को सर एलिजाबेथ, ओके, एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी, याद रखना, द गवर्नर एंड कंपनी, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। नाम सुन के आपको डर लग गया होगा, डरना बिल्कुल नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी है ये। ओके, तो इस नाम को याद रखना जरूरी नहीं है। अगर रख पा रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन रखना जरूरी नहीं है। इसका नाम शॉर्ट में बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में बोलते हैं, और इसी को याद रखना है। तो ओके, तो ये देखिए 31 दिसंबर सन 1600 एडी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ओके, तो ये डेट याद रखना है। चलिए, 15 वर्षों के एक अधिकार वाला व्यापारिक परिपत्र दिया गया। शुरुआत में उसे यह बोला गया कि आप केवल 15 वर्ष तक ही वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। कहाँ पे, पूर्व में मतलब यानी कि पूर्व के जो देश हैं उनके लिए हम लोग क्या है, पूर्व के हैं, और हमारे लिए वो क्या है, पश्चिम के हैं। तो ये याद रखना, पूर्व के देशों के तहत पूर्व में भी वे व्यापार कर सकते थे। जेम्स प्रथम ने, जिसे जेम्स 15 साल बाद जब इसका डेट खत्म होने वाला होगा, उससे पहले ही जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। मतलब अब अनिश्चित काल के लिए वहां पे जाकर के व्यापार कर सकते हैं। तो इसके जो शेयर धारक थे ना इस कंपनी में, जो डायरेक्टर नियुक्त होते थे कंपनी के, वो उस जो अधिकांश जो शेयर धारक थे, जो अधिक उसमें शेयर धारक हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त किया जाता था। ये आज भी बड़े बड़े कंपनियों में ऐसे ही चलता है। ओके, जो शेयर धारक जिनका अधिक होता है शेयर, उसमें उन्हीं लोगों का दबदबा रहता है कंपनी में। तो कंपनी के जो शेयर धारक थे खुद ही उसमें डायरेक्टर थे, तो वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनी को पक्का है नई नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ओके, तो ये कंपनी के जो शेयरधारक थे स्वयं महारानी भी थी। वो जो शेयरधारक थे, यानी इस कंपनी में महारानी भी पैसा लगाई थी। ओके, याद रखना। इसका संचालन 24 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा होता था। इसका संचालन 24 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा होता था, जिसका संचालन शेयरधारकों के बीच से चयनित होते थे। इस कंपनी के द्वारा प्रारंभ में जावा, सुमात्रा, मलक्का आदि क्षेत्रों में समुद्री यात्राएं की गई। ओके, तो याद रखना है।
तो इसमें शेयर धारकों में से जो महारानी एलिजाबेथ थी वो भी पैसा लगाई थी इसमें। ओके, तो इसके जो शेयर धारक थे वो कहाँ से आते थे, सॉरी, जो बोर्ड के डायरेक्टर्स होते थे वो शेयर धारकों में से ही आते थे, याद रखना है। तो प्रारंभ में जावा, सुमात्रा, मलक्का आदि क्षेत्रों का भी समुद्री यात्राएं की। देखिए दूसरा सन 1608 एडी में, 1608 एडी में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया। ये जो कैप्टन हॉकिंग्स आया था ये अकबर के काल में वहां से निकला था, परंतु यहाँ आते आते जब तक आया तब तक पता चला कि अकबर इस दुनिया में ना रहा, और जेम्स उस समय जहांगीर का शासन था ना, जहांगीर के काल में यह पहुंचा यहाँ पे। ओके, तो याद रखना किसके काल में पहुंचा, जहांगीर का, किसके नाम पत्र लेकर आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टर्निंग पॉइंट एकदम। तो जहांगीर ने आगरा में स्वागत किया, जहांगीर ने क्या किया, इसका आगरा में स्वागत किया और इसे खान की उपाधि दी। ओके, 400 का मनसब भी प्रदान किया इसे। ओके, मनसबदारी प्रथा, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो अकबर का जब प्रशासन कर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि मनसबदारी प्रथा क्या होता है। ठीक है, तो ये मनसब प्रदान किया उसने, उससे फारसी में भाषा में बातचीत भी किया। जो कैप्टन हॉकिंग्स आया था उसने जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत किया, ना कि इंग्लिश में। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जब कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था तो जहांगीर ने उससे किस भाषा में बात किया, या कैप्टन हॉकिंग्स से किस भाषा में बात किया, तो फारसी में किया। ओके, याद रखना है, फारसी में किया। देखिए हॉकिंग्स ने, कैप्टन हॉकिंग्स ने, ठीक है, सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना करने की अनुमति मांगी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण उसे फैक्ट्री स्थापना सूरत, ठीक है, सूरत में क्या हुआ, उसने विरोध पुर्तगालियों ने किया, परंतु सूरत में 1613 एडी में फैक्ट्री की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले ही मछलीपट्टनम में अंग्रेज व्यापारिक कोठी बना चुके थे, लेकिन ये क्या था, एडवांस लेवल पे ये था। ठीक है, तो पहली फैक्ट्री हम लोग कहाँ मानते हैं, सूरत में ही मानते हैं, 1613 एडी को, इसको नहीं मानते ना 1611 एडी को। देख लेना ये, तो आपको दोनों याद होना चाहिए, अगर ऐसे पूछता है तो मालूम होना चाहिए। प्रथम कोठी मछलीपट्टनम में भी स्थापित किए थे, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसका अगर आपको आंसर पता हो परफेक्ट कि कब स्थापित किए, कहाँ किए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए 1611 एडी में मिडल्टन ये भी एक अंग्रेज है, इसके नेतृत्व में एक तीन जहाज इसके बेड़े में शामिल होकर आए, और कैप्टन बीस्ट के नेतृत्व में 2 जहाज भी आए। ओके, तो कैप्टन मिडल्टन और कैप्टन बीस्ट, ये दोनों लोग मिल करके, दोनों कैप्टन, पुर्तगालियों ने इनके व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश, पुर्तगालियों ने इन्हें व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहे थे, क्योंकि पुर्तगाली पहले से ही आए हुए थे, यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। ओके, तो ये लोग के जो व्यापार था उसमें बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। तो उसी सिलसिले में कैप्टन मिडल्टन और कैप्टन बिस्ट दोनों ने मिलकर के 1612 एडी में स्वाली नामक स्थान पे पुर्तगालियों को पराजित किया, याद रखना। तो कैप्टन मिडल्टन और कैप्टन बिस्ट 2 लोग थे, और इन दोनों लोगों ने मिलकर के पुर्तगालियों को पराजित किया। याद रखना ये स्वाली का युद्ध है, और वेदरा की लड़ाई किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध हुआ था, ये याद रखना है, अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। चलिए, तो कैप्टन बिस्ट एवं मिडल्टन ने 1612 एडी में स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया। ओके, और देखिए 1615 एडी में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया। ये अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, यहाँ पे कौन सा आएगा, टॉमस रो आएगा। ऊपर कैप्टन हॉकिंग्स आया था ना, कैप्टन हॉकिंग्स, यहाँ पे कौन सा आएगा, जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया, कौन, टॉमस रो। ओके, टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत बनकर के आया, औरंगजेब के दरबार में आया था, टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंग्स दोनों ने आया था। चलिए ये याद रखना ना, स्वाली का युद्ध, बेदरा की युद्ध कब हुआ था, बेदरा की लड़ाई 1600 और 1500 नहीं 1600, ये तो औरंगजेब का शासन है ना, ये भी नहीं होगा ना, और ये औरंगजेब का शासन है। ओके, तो इसलिए ये होगा आई थिंक बेदरा की लड़ाई 1759 में होगा। अगर ये क्रम से कभी क्रम लगाने के लिए भी देता है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद, कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए, तो आपको याद रखना है स्वाली का युद्ध सबसे पहले हुआ था ना, बहुत पहले हुआ था, 1612-13 में ही इसका 1612 में ही स्वाली का युद्ध हो चुका था, ये याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 1619 ईडी तक आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। सूरत इनका प्रमुख व्यापारिक
केंद्र था। सूरत इनका क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और 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 सबसे ज़्यादा धन यहीं से प्राप्त करते ना, ये व्यापार मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा सूरत की कोठी से ही इनको होती थी। चलिए। देखिए 1611 एडी में मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की जा चुकी थी। पहले हमने बताया आपको कि मछलीपट्टनम में 1611 में ही व्यापारी कोठी की स्थापना की जा चुकी थी, जबकि गोलकुंडा प्रमुख बंदरगाह था। जो अंग्रेज थे उनका प्रमुख बंदरगाह क्या था? गोलकुंडा था। लेकिन उन्होंने गोलकुंडा में ना स्थापित करके मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की। याद रखना है। डच विरोध एवं स्थानीय अधिकारियों की समस्या के मद्देनजर 1626 ईस्वी में अरमा गांव में एक दूसरी फैक्ट्री खोली। ओके। डच और पुर्तगाली और गोलकुंडा के जो स्थानीय अधिकारी थे उन सभी के अधिकारियों के ओके सुरक्षा के लिए इन्होंने अरमा गांव में एक दूसरी फैक्ट्री खोली। ठीक है, तो पुर्तगालियों से और डचों से बचाव के लिए इन्होंने अन्य अपना एक्सपेंशन किया, अपना जो फैक्ट्री था उसका एक्सपेंशन किया। याद रखना है। देखिए 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। ठीक है, इसे वो सुनहरा फरमान मिला। 1632 ईडी में अंग्रेजों को गोलकुंडा सुल्तान से सुनहरा फरमान मिला। इसकी तहत कंपनी को 500 वार्षिक पैगोडा, ठीक है, वार्षिक पैगोडा कर के बदले, सोने के सिक्के है ना पैगोडा, बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाह से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इससे गोलकुंडा के सुल्तान से ये फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, ये याद रखना है। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त हुआ, ये याद रखना है। पूछ लिया जाता है कभी कभी किस राजवंश से प्राप्त हुआ है ना, राजा का नाम नहीं पूछेगा किस राजा ने दिया, हालांकि बहुत वो होगा तो पूछ भी देगा, लेकिन आपको याद रखना है इतना क्या, गोलकुंडा के सुल्तान से मिला था। अगर अगर पूछेगा भी ना तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा देगा कि आप उसे आसानी से एलिमिनेट कर दोगे, और एक ऑप्शन जो बचेगा वही सही हो जाएगा। आएगा, हम लोग जब इसका प्रैक्टिस से सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा। देखिए, तो गोलकुंडा के सभी जो गोलकुंडा के जितने भी सभी बंदरगाह थे ना, उन सभी बंदरगाहों से इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की छूट मिल गई। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? सुनहरा फरमान बोला जाता है। इसीलिए जो ये गोलकुंडा का सुनहरा फरमान आया था, सुल्तान ने फरमान दिया था, इसे गोलकुंडा का सुनहरा फरमान बोला जाता है। ओके, याद रखना है। और बंदरगाह से, सभी बंदरगाहों से गोलकुंडा साम्राज्य में स्थित सभी बंदरगाहों से इन्हें व्यापार करने की छूट मिल गई। देखिए 1639 एडी में एक फ्रांसिस डे था ना। ओके, फ्रांसीसी नहीं है ये, अंग्रेज है, इसका नाम है फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे चंद्रगिरी की राजा से पट्टे पर मद्रास ले लिया। चंद्रगिरी के एक राजा थे, उनसे इसने पट्टे पर कुछ पैसे पर यानी किराए पर मद्रास ले लिया, तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखना ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, अभी हम लोग डच वाले में पढ़े थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज है, जिसकी स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे ने किया था। ये याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। और मद्रास में किया था ना, मद्रास, चेन्नई, वर्तमान में क्या है? चेन्नई। तो स्थापना कराई। यह कोरोमंडली व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, ये अंग्रेजों के जो कोरोमंडल तट से जितने भी व्यापार होता था उसका ये व्यापारिक केंद्र बन गया, और सारा संचालन यहाँ से होने लगा। अंग्रेजों का सारा संचालन यहाँ से होने लगा, याद रखना है। देखिए दूसरा है 1633 एडी में महानदी डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर में व्यापारिक कोठी की भी स्थापना की। ओके, तो यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये लोग व्यापारिक कोठी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, याद रखना है। चलिए, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस डे ने, इसे याद रखना है। देखिए 1651 एडी में एक और अंग्रेज थे, ब्रिजमैन। ओके, ब्रिजमैन ने हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। इसके बाद कासिम बाजार में एवं पटना में भी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया गया। ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 अंग्रेज आगे बढ़ते जा रहे हैं कोठियों के माध्यम से। देखिए 1658 एडी में अब आ गया बंगाल उड़ीसा के अलावा कोरोमंडल तट की सभी व्यापारिक बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज की कर देगी ना। कोरोमंडल याद रखना, बंगाल, उड़ीसा, उत्कल तट के अलावा जो कोरोमंडल तट था यानी कि मद्रास वाला तट, तमिलनाडु का तट, पूर्वी तट। ओके, तो इस क्षेत्र की जितनी भी बस्तियां थी, उनकी व्यापारिक कोठियां थी, उन सभी को
फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया, यानी उन सभी का संचालन यहाँ से होने लगा। ओके, अंग्रेज बंगाल से मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा, चीनी का व्यापार करते थे। अंग्रेज जो थे बंगाल से मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सूती वस्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय का निर्यात की जाने वाली वस्तु थी। रेशम, सोरा, चीनी का व्यापार ये लोग करते थे। देखिए 1651 एडी में शाह सुजा उस समय का मुगल्स का बंगाल प्रोविंस का ये क्या था, गवर्नर था। हालांकि वहाँ पे जो क्या होता वो अभी कौन चल रहा है, अभी यहाँ पे अंग्रेज का शासन, सॉरी अंग्रेज नहीं, औरंगजेब का भी आने वाला है ना, इसके बाद औरंगजेब आ जाएगा 1656-52 के आसपास ना। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी मुक्त व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी, किंतु उत्तराधिकार युद्ध के समय शाह सुजा का शासन समाप्त हो गया। ओके, ध्यान देना 1651 एडी में शाह सुजा ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले चुंगी मुक्त व्यापार करने की छूट दी, लेकिन उसी समय बंगाल में उत्तराधिकार युद्ध चलता है। ओके, गवर्नर रहता है, हालांकि इसी समय उत्तराधिकार युद्ध कहाँ चलता है, दिल्ली में भी चलता है। ओके, दारा सिको शाह सुजा, ये शाह सुजा क्या है, औरंगजेब का भाई है ना, औरंगजेब का क्या है, भाई है। ठीक है, तो इन लोगों में आपसी में ही उत्तराधिकार का युद्ध चलता है और अंततः सभी लोग पराजित हो जाते हैं और औरंगजेब ही शासक बनता है, मुगल शासक बनता है। तो उससे पहले ही शाह सुजा ने क्या किया, उस समय कुछ समय के लिए अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी थी, बदले में 3000 रुपये वार्षिक कर लेता था ना, यानी 3000 रुपये वार्षिक कर दे देने पे उन्हें चुंगी मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई थी। और 1672 में शाहिस्ता खान ने एक फरमान जारी किया और तथा अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार मिल गई। और ठीक है, जो शाह सुजा ने नहीं कर पाया था वो शाहिस्ता खान ने कर दिया। शाहिस्ता क्या क्या था, और औरंगजेब का बंगाल प्रोविंस का गवर्नर था, याद रखना है। शाहिस्ता खान ने एक फरमान जारी किया और जिसके तहत अंग्रेजों को चुंगी से मुक्ति मिल गई। 1680 एडी में औरंगजेब ने, याद रखना उसी फरमान को आगे 1680 एडी में औरंगजेब कंटिन्यू करेगा और 2% चुंगी के साथ, 2% चुंगी के साथ और 1.5% जजिया के साथ। और अकबर ने ना जजिया हटा दिया था। ओके, जजिया कब हटाया था, आई थिंक 1567 में, और फिर जा करके लगभग 100 साल के बाद औरंगजेब ने जजिया लगाया था, याद रखिएगा। जजिया के साथ व्यापार करने की इजाजत दे दी ना। 1668 ईस्वी में बम्बई कंपनी को मिल गया। कैथरीन बिग्रेंजा पुर्तगाली रानी थी ना, कैथरीन बिग्रेंजा पुर्तगाली रानी थी, और जेम्स प्रथम जो वहाँ के ब्रिटेन के क्या थे, राजा थे, उन राजकुमार थे, उन राजकुमार की शादी हुआ और राजकुमार को मुंबई दहेज में मिला पुर्तगाली द्वारा। उसी मुंबई को इन लोगों ने क्या किया, कंपनी को दे दिया। अब जब कंपनी को मुंबई मिल गई तो कंपनी ने क्या किया, पश्चिम की यानी पश्चिमी तट के जितने व्यापारिक केंद्र थे सबको मुंबई के अधीन कर दिया। उससे मुंबई क्या था, आर्थिक एवं भौतिक प्रगति हुई तथा जनसंख्या 70,000 पहुंच गई। ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या थी। तो क्या हुआ, मतलब मुंबई का क्या हुआ, बहुत तेजी से प्रगति हुई और आर्थिक और भौतिक रूप से, और मुंबई को ही समस्त पश्चिमी क्षेत्र के पश्चिमी तट के जितने भी बंदरगाह थे, जितने भी व्यापारिक कोठियां थी, उन सभी को मुंबई के अधीन कर दिया गया। देखिए एक और आगे चलते हैं। 17वीं सदी के अंत तक बम्बई का महत्व सूरत से अधिक हो गया। अब बम्बई क्या हो गया, इससे पहले सूरत का महत्व था बहुत ज्यादा ना, अब धीरे धीरे सूरत से शिफ्ट होकर के क्या हो गया, मुंबई चला गया महत्व। ओके, बम्बई की महानता का संस्थापक गवर्नर गिरार्ड अंगियार था। बम्बई की जो महानता स्थापित हुई थी उसके पीछे गिरार्ड अंगियार का बहुत अहम रोल था, ये याद रखना है। मुंबई का संस्थापक भी इसे ही कहा जाएगा, गिरार्ड अंगियार। ओके, जिसके बदलते संदर्भ के मद्देनजर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला था, लिखा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा था, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है ना, उनको लिखा था कि अब समय का तकाजा है कि आप आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापारिक प्रबंध करें। याद रखिएगा, समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें, यानी एक हाथ में प्रार्थना पत्र हो और दूसरे हाथ में क्या हो, तलवार हो। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो हमसे युद्ध करो, सिंपल। ओके, तो दो, यानी कि इसने कहा कि अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार प्रबंध करें, यानी एक हाथ में प्रार्थना पत्र लें और दूसरे हाथ में तलवार लें। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो खल्लास। ओके, ऐसे करते चल, मतलब ये
सेना के बल पर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए हिंट दे रहा था ये। ओके, किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है, पॉइंट है 1867 एडी में डायरेक्टर्स का अध्यक्ष जोशुआ चाइल्ड बना। ओके, 1887 एडी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स, उनका अध्यक्ष जोशुआ चाइल्ड बना। जोशुआ चाइल्ड ने मद्रास के एक अधिकारी को लिखा कि अब हमें अपना आधार निर्मित करना चाहिए, यानी कि अब तक जो कंपनी का उद्देश्य था वो क्या था? व्यापारिक था, ओनली क्या था? व्यापार से संबंधित था। अब वो लोग राजनीतिक भी चाहते थे, ताकि राजनीतिक, यहाँ पे जो राजनीतिक सत्ता है उस पर इन लोगों का अधिकार हो जाए और ये अपने अनुसार यहाँ के लोगों का, यहाँ के क्या बोलते हैं, खनिजों का जो भी यहाँ पे है रिसोर्सेस है उसका शोषण करे, अपने अनुसार वो करे, ताकि उसमें कोई रुकावट ना हो। इसलिए वहाँ की राजनीतिक अधिकार भी चाहते थे, यहाँ पे राजनीति भी उन्हीं लोगों के पास चले। ओके, उन्हीं लोगों के अनुसार चले, याद रखना। तो जोशुआ चाइल्ड अध्यक्ष बना और इसने अब हम लिखा कि अब हमें वह आधार निर्मित करना चाहिए जिस पर प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचा खड़ा हो। ओके, इस नीति को कार्य करने में लिए उसका जो भाई था जॉन चाइल्ड, इसने बहुत ही अहम रोल निभाया, उसकी जो पॉलिसी थी उसे आगे बढ़ाया। ओके, तो ये याद रखना है। देखिए 1890 एडी में जॉर्ज चार्नॉक, देखिए 1600, हाँ अभी 1757-58 में होगा ना युद्ध, प्लासी का युद्ध। ओके, तो 1690 एडी में जॉर्ज चार्नॉक, ठीक है ना, सुल्तानाती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। सुल्तानाती में क्या किया? एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की, विस्थापना नहीं की ना, स्थापना की। ओके, वर्धमान पश्चिम बंगाल में है। वर्धमान के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के बाद 1696 में इसकी किलाबंदी करने की अनुमति मिल गई। यानी शोभा सिंह ये वही हैं, ठीक है। शोभा सिंह ने इसका क्या किया? विद्रोह किया, और हालांकि उसके विद्रोह को दबा दिया गया और इसमें किलाबंदी करने की अनुमति किससे मिल गई? मुगल शासन से मिल गई। ओके, तो 1691 ईस्वी में बादशाह के हुक्म से यानी औरंगजेब के हुक्म से इब्राहिम खान ने एक बार फिर से यानी बादशाह से अनुमति लिया होगा, और इब्राहिम खान क्या था? उस समय के बंगाल प्रोविंस का गवर्नर रहा होगा, ठीक है। उसके 3000 रुपये वार्षिक के बदले 3000 रुपये वार्षिक के बदले, कर के बदले अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ओके, हालांकि उन्हें पहले भी मिला हुआ था, तो बीच में कट गया होगा, इसके बाद फिर दोबारा मिला। देखिए 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता व गोविंदपुरी, 1698 एडी में अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकता व गोविंदपुरी की जमींदारी मिली। यानी कि जो सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुरी की तीनों की जमींदारी है, इसकी जमींदारी मिली किसको? अंग्रेजों को मिली, शाह अजीम मुस्तान के द्वारा। यानी शाह अजीम मुस्तान ने कालीकता, गोविंदपुरी और सुल्तानाती का जमींदारी अंग्रेजों को दे दिया। साथ ही जब चार्नॉक ने इन्हीं तीनों के स्थान पे कलकत्ता की स्थापना की। ओके, जोशुआ चाइल्ड बम्बई और जॉब चार्नॉक कलकत्ता। तो कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉब चार्नॉक ने की। कब? 1698 में किया था, याद रखना, 1691 एडी में। ओके, तो 1691 एडी में इसने कलकत्ता की स्थापना किया था। यहाँ की किलेबंदी, जो यहाँ के जो किलेबंदी बस्ती थी ना, किलाबंद बस्ती थी, उसे क्या बोला गया? फोर्ट विलियम कहा गया। एक मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज था, वो क्या था? मद्रास में। ये क्या? फोर्ट विलियम है। ये याद रखना, डिफरेंस दोनों में याद रखना है। तो बंगाल की अनेक कोठियां इसके अधीन कर दी गई। बंगाल के आसपास की जितनी भी व्यापारिक कोठियां थी वो इसी के अधीन कर दी गई। सर चार्ल्स आयर को, जो फोर्ट विलियम था, उसका पहला गवर्नर बनाया गया। सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। याद रखना, एक मद्रास में हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यहाँ पे क्या हो गया? फोर्ट विलियम, ठीक है। बाद में यही जाके आगे चल के 3 प्रेसिडेंसी बन जाएंगे। कब? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियां बन जाएंगे, ठीक है। एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के ये तीनों राज्य बन जाएंगे। ओके, चलिए हमारा अगला है पॉइंट है 17वीं शताब्दी। हाँ, ये याद रखना ना, जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक और जोशुआ चाइल्ड
मुंबई का संस्थापक बम्बई का संस्थापक। ओके, देखिए सर चार्ल्स आयर जो था, इसे ही फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर भी बनाया गया, ये भी याद रखना है। फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स आयर था। ओके, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इंग्लैंड में कुछ फ्री ट्रेडर्स, यानी इंग्लैंड में जो एक ही कंपनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से व्यापारिक मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाती थी, और यूरोप में जाके वहाँ पे और भी वहाँ पे लोग धनवान होते, उनका मतलब आर्थिक वेल्थ बहुत तेज़ी से बढ़ता गया, जिससे वहाँ के जो अन्य व्यापारिक यूनियंस थे, ट्रेड यूनियंस थे, उन लोगों ने भी वहाँ के सरकार से दबाव डालना शुरू किया, सरकार पे दबाव डालना शुरू किया कि उनको भी अनुमति मिले यहाँ पे व्यापार करने की। तो इसके लिए वहाँ के जो इंटरलोपर्स 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में कुछ फ्री ट्रेडर्स कंपनी थे, जिन्हें इंटरलोपर्स भी कहा जाता है, भारत के व्यापार की अनुमति मांगी रही थी। किसे? वहाँ की संसद से। तो संसद का रुझान भी था कि उनको अनुमति दे ताकि ये भी लोग कमाएं। ठीक है, तो 1694 एडी में कंपनी के एकाधिकार वापसी का विधेयक पास हुआ। जो एकाधिकार 15 वर्ष के लिए था, उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। उसी एकाधिकार को फिर से एक बार क्या किया गया? 1694 एडी में एकाधिकार उसे वापस ले लिया गया। ठीक है, और अभी ध्यान दीजिएगा, न्यू कंपनी गठित की गई, एक न्यू कंपनी गठित की गई, उसको भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, इस कंपनी का व्यापारिक लाभ प्राप्त करने हेतु विलियम नॉरिस इंग्लैंड के राजा का दूत बना करके इसे औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। इंग्लैंड के राजा का दूत बना करके विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया, ताकि वो क्या करे, यहाँ के जो मुगल एम्पायर है उसके साथ कुछ समझौता कर सके, व्यापारिक लाभ कमाने हेतु या व्यापारिक रियायत प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्हें भेजा गया। हालांकि इन्हें उनको कोई व्यापारिक सफलता नहीं मिली। औरंगजेब भी था क्या था, ये शक्ति संतुलन स्थापित करने का थोड़ा प्रयास कर रहा था, यानी पुर्तगालियों को भी छूट दे रहा था, और यहाँ स्थानीय जो व्यापारी थे उनको भी थोड़ा सा रियायत दे रहा था, जिसके कारण यह इसकी जो दाल नहीं गली, इसकी दाल औरंगजेब से नहीं गली। देखिए संबंध कटु हो गए, जो अंग्रेज थे और औरंगजेब के बीच के जो संबंध थे क्या हो गए? कटु हो गए, यानी थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। ओके, दोनों कंपनियों के मध्य इतने में समझौता हो गया। जो न्यू कंपनी गठित की गई, उस कंपनी को व्यापार करने में क्या हुआ, उतना छूट नहीं मिला जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी व्यापार। तो इसके कारण जो ये न्यू कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, और एक न्यू कंपनी बनी, द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड। द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड। ओके, याद रखना, द लिमिटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। फिर भी ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही नाम से जाना जाएगा। ओके, याद रखना है। तो न्यू कंपनी बनी, तो ये किसके? विलियम नॉरिस किसके दरबार में आया था, और किस राजा का पत्र लेके आया? जेम्स प्रथम का। और किसके दरबार में आया था? औरंगजेब के दरबार में आया था। और जो इससे संबंधित, और जैसे कैप्टन हॉकिंग्स, जॉन सुरमन अभी आगे आएगा, तो ये कालानुक्रम लगाने के लिए भी आपको याद रखना, ये डेट जो है, उन डेट को भी, जैसे प्लासी युद्ध, वेदरा युद्ध, बक्सर युद्ध, अभी ऊपर हमने स्वाली का युद्ध पढ़ा था। स्वाली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जो ये कालानुक्रम है ना, चार पांच ऐसी घटनाएं दे देगा, उसे कालानुक्रम में लगाना होगा। तो इसके लिए जो ये डेट है, इन सबको भी थोड़ा सा याद रखना। अगर एटलीस्ट डेट को तो नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं एक के बाद एक ऐसे याद रखना है ना, एटलीस्ट जब एक प्रश्न में आएगा तो इलिमिनेट कर सकें। हाँ, तो याद रखना इसे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखिए 1717 एडी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक नया फिर से एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया। ठीक है, जॉन सुरमन के नेतृत्व में। औरंगजेब की मृत्यु क्या हो चुकी थी? औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। एक प्रतिनिधि मंडल मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में आया। ध्यान रखना, वो औरंगजेब के दरबार में आया था, यहाँ फर्रुखसियर के दरबार में आएगा। इसमें कौन कौन थे? एडवर्ड स्टीफेंस, देखना, जॉन सुरमन वो अध्यक्ष के रूप में था इस प्रतिनिधि मंडल का। दूसरा एडवर्ड स्टीफेंस। तीसरा विलियम हैमिल्टन। ठीक है, तो जॉन सुरमन, एडवर्ड स्टीफेंस और विलियम हैमिल्टन के साथ साथ एक ख्वाजा सेंटवर्ज नामक द्विभाषिया भी था। याद रखना है। देखिए इसमें जो था ना, जॉन सुरमन के नेतृत्व में और 3 लोग और स्टाफ आए, एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन और
ख्वाजा सेंटूअर, 4 लोगों का एक सदस्य आया, ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल आया और वह किससे फर्रुखसियर के दरबार में गया, उनसे मिलने के लिए गया। ओके, देखिए जो हैमिल्टन था ना, ये हैमिल्टन यह क्या था, एक सर्जन था, डॉक्टर था। इसने एक जो यहाँ के जो फर्रुखसियर शासक था, बादशाह था उस समय, उसके पैर में कुछ चोटें लगी हुई थी। ओके, नाखून में संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, उसको इसने उसका सफल इलाज कर दिया, सफल इलाज किया, जिसके कारण फर्रुखसियर क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। फर्रुखसियर क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के एक फर्रुखसियर 1770 एडी में एक फरमान जारी किया। उन सभी सुविधाओं को स्वीकार कर लिया जो ब्रिटिशर्स को 1651 एडी से पहले प्राप्त था। ठीक है, ब्रिटिशर्स को 1651 एडी से पहले बहुत सारी रियायतें प्राप्त थी, लेकिन उसको क्या कर दिया, औरंगजेब ने आने के बाद रोक दिया या उस पर रोक लगा दिया, उसको कम कर दिया। तो उन सभी को फर्रुखसियर ने फिर से उन लोगों को सुविधाएं दे दिया, अंग्रेजों को सुविधाएं दे दिया। तो आप देखते हैं, तो उन सुविधाओं का विस्तार भी गुजरात दक्कन तक कर दिया, और उनका विस्तार भी गुजरात और दक्कन तक कर दिया। अब ब्रिटिशर्स को समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक आने जाने में आराम से पूर्व से पश्चिम तक पूरा सुविधा उन्हें मिल गई। ओके, तो ये देखिए जो 1651 एडी में दिया गया, साथ ही उन सभी सुविधाओं का विस्तार गुजरात से लेकर के दक्कन तक कर दिया गया। देखिए क्या क्या कंपनी जो ये शासक थे, फरमान क्या क्या दिए फर्रुखसियर, कंपनी को बंगाल के दीवान, एक चीज मैं और आपको बता दूं ना, ये एडवर्ड स्टीफेंस तो थे ही, विलियम हैमिल्टन डॉक्टर थे, लेकिन ख्वाजा सेंटूअर जो क्या थे, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा ना इसमें। ठीक है, तो अर्मेनिया का एक क्या था, ये यात्री था ख्वाजा सेंटूअर, जो जो ये ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आया, और ये मुगल एम्पायर जो वहाँ पे फारसी हुआ करते थे ना उसका लैंग्वेज, तो उन दोनों के बीच में यह द्विभाषी का काम किया। ओके, द्विभाषीय का काम किया, और यानी कि इन लोगों का पहले सुनता था, फिर उनको बताता था, उनका सुनता था, इनको बताता था। ओके, तो ये द्विभाषीय के रूप में काम किया ख्वाजा सेंटूअर। चलिए, तो देखिए फरमान में ब्रिटिशर्स को क्या किया, फर्रुखसियर दिया, तो कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में अनुमति से, देखिए कंपनी को बंगाल के दीवान, उस समय बंगाल के दीवान कौन रहेंगे, 1770 चल रहा है ना, तो इस समय अभी खैर अभी बंगाल का स्थापना नहीं हुआ है, बंगाल एज फ्री नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ है, वो मुगल के अधीन ही है, लेकिन इसके बाद मुर्शिद कुली खां के अधीन ये बंगाल भी आज़ाद हो जाएगा। ओके, तो अभी बंगाल आज़ाद नहीं हुआ, तो वहाँ क्या थे, बंगाल के गवर्नर रहेंगे, तो वहाँ के जो दीवान थे उनकी अनुमति से कलकत्ता के पास 38 गाँव खरीदने की अनुमति मिल गई। ओके, यानी कि ब्रिटिशर्स वहाँ के अगल बगल के 38 गाँव को क्या कर लेंगे, वहाँ का टैक्स वसूलने का इनको अधिकार मिल गया। ठीक है, और यदि मुगल साम्राज्य के हित में हो, अगर मुगल साम्राज्य के हित में हो, यानी कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया कि अगर मुगल साम्राज्य के हित में हो, तो जारी कंपनी द्वारा जारी मुद्रालय कंपनी द्वारा शाही मुद्रालय के उपयोग की अनुमति भी दी जा सकती है। यानी कि यहाँ से कंपनी को मुद्रा ढालने का अधिकार भी दे दिया गया, और बोला गया कि उसको अगर जरूरत पड़ने पे मुगल्स भी यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो यानी कि कंपनी मुद्रा ढालने का अधिकार भी मिल गया, यानी टकसाल बनाने का उन्हें अधिकार भी मिल गया, वो अपना सिक्का खुद जारी कर सकते थे। हैदराबाद के अंदर निःशुल्क व्यापार की अनुमति मिल गई, और सूरत में 10,000 रुपए के बदले आयात निर्यात कर से मुक्ति मिल गई। ओके, आयात निर्यात कर से मुक्ति मिल गई। तो ये जितनी बिंदु था ना, ये बिंदु क्या करना है, याद रखना है। ये जो है कथन कारण से संबंधित या कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, इनमें से कौन सही है ना। ठीक है, आप अवगत होंगे ऐसे प्रश्नों से। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे अगले बिंदु पे चलते हैं। तो कंपनी की बम्बई टकसाल, यानी कंपनी का जो बम्बई में एक टकसाल बनाया गया, टकसाल मतलब मुद्रा ढालने की वहाँ फैक्ट्री बनाई गई। ओके, मुद्रा जारी करने के वहीं से जारी होता था ना, जारी करने के सिक्कों का संपूर्ण भारत में प्रचलन होने लगा। जो मुंबई में ढाले गए सिक्के थे वो संपूर्ण भारत में प्रचलन हो गया, उसका होने लगा, सब जगह उसका सब लोग स्वीकार करने लगे उस मुद्रा के रूप में एजुअली। ओके, आर्मर्स नामक एक अंग्रेज जो था ना, आर्मर्स नामक एक अंग्रेज था, उसने जो क्या था, एक अंग्रेजी चिकित्सक था, ने इस फरमान को, जो फर्रुखसियर ने ये फरमान जारी किया था, उसे मैग्ना कार्टा का, कंपनी का मैग्ना कार्टा का अधिकार पत्र कहा। यानी कि ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इससे
ब्रिटिशर्स को फ्रीडम मिल गया। ठीक है, उसके लिए क्या बोला, अधिकार पत्र बोला, कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला। ठीक है ना, याद रखना है। देखिए, पुर्तगाल हो गए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिस। अब चौथा नंबर पे कौन सा आ जाता है, डेनिस। ये है फोर्थ। डेनिस, देखिए डेनिस बहुत लेट में आए, हालांकि लेट में नहीं, पहले ही आए। देखिए 1616 एडी में डेनिस कंपनी की आगमन हुआ भारत में। 1616 एडी में डेनिस कंपनी का आगमन हुआ और 1620 एडी में इन्होंने त्रावणकोर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। ओके, पहली व्यापारिक कोठी खोली 1616 एडी में, ये इसकी स्थापना हुई, याद रखना है। दूसरा, 1676 एडी में, यानी कि 46 ईयर बाद श्रीरामपुर में अपना मुख्यालय बनाया। श्रीरामपुर आई थिंक पश्चिम बंगाल में भी है ना। श्रीरामपुर में इसने अपना मुख्यालय बनाया और अंततः 1845 एडी में, आफ्टर लगभग 150 साल बाद ना, ये एडी में डेनिसों ने अपना सब कुछ अंग्रेजों को यहाँ से बेच दिया। भारत में जितनी भी उसका वेल्थ था वो सब का सब अंग्रेजों को बेच दिया, और बेच करके वो लोग अपना घर वापसी हो गया, उन लोगों का अपने घर चले गए। ठीक है, देखिए अगला जो है हमारा फ्रांसीसी है, तो ये इसका जो है डेनिस का, ये याद रखना है कि डेनिस ने अपना सबसे पहला व्यापारिक कोठी त्रावणकोर में खोला था ना, यही याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, ये याद रखना है। दूसरा, बस। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या है, फ्रांस। एक नई विश्व शक्ति है ना, और ये ठीक है। चलिए, तो फ्रांस जो था ये 1664 एडी में कोलवर्ट, ओके, वहां पे क्या था, राजशाही था ना। ओके, राजतंत्र था वहां पे। तो कोलवर्ट की अगुवाई में द इंडस ओरिएंटल नामक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना गई। द इंडस ओरिएंटल नामक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसका किसकी अगुवाई में, कोलवर्ट की अगुवाई में, ये याद रखना, 1664 एडी में। ओके, चलिए, कोलवर्ट लुई 14वां का वित्त मंत्री था। जो ये कोलवर्ट था, ये उस समय का जो लुई 14वां था, लुई 16वां होगा, लुई है ना, लुई 1, लुई 2, लुई 3, इस तरह से लुई 14वां ये जो है वो फ्रांस का क्या था, इस समय राजा था। और इसी के फंडिंग से मतलब आज्ञा से कोलवर्ट की अगुवाई में द इंडस ओरिएंटल नामक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो उस समय वहाँ राजा कौन था, ये था लुई 14वां। ठीक है, देखिए इस कंपनी की वित्तीय एवं प्रशासन सरकार द्वारा किया, वहाँ पे राजतंत्र था और पूर्णतः यह उनके अधीन था। ठीक है, राजतंत्र यानी उनकी शासन के खिलाफ ये नहीं ले जा सकते। जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें वो डायरेक्टर्स, जितने भी निर्णय लेना होता था वो डायरेक्टर्स लेते थे। ठीक है, जो वो डायरेक्टर्स क्या थे, उस कंपनी के ही शेयर धारक होते थे। ओके, तो चलिए, तो ये 1667 एडी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसी दल एक क्या हुआ, भारत आया। फ्रांसीसियों का प्रथम व्यापारिक कंपनी उसी के अधीन 1667 एडी में सूरत में स्थापित हुई। याद रखना है, 1667 में सूरत में स्थापित हुई। ओके, तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोला था, कालीकट में खोला था। और डच ने कहाँ खोला था, सूरत में खोला था। और फ्रांसीसियों ने कहाँ पे खोला था, सूरत में खोला था। जबकि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ खोली थी, डच मसूलीपट्टनम में खोले थे क्या, डच का मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, डच का मैं भूल रहा हूँ, अभी देखता हूँ। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। और मैं भूल रहा हूँ, आपको अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। डचों ने अपना पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे लगाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने सन 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया था और सन 1613 एडी में सूरत में लगाया था ना, तो ये भी याद रखना है। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो सूरत में 1667 एडी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था। याद रखना है, 1669 एडी में मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त किया। जो मरकारा क्या था, एक फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी क्या था, व्यापारी रहेगा उसमें। ठीक है, व्यापारी था। इससे अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, एक आज्ञा मतलब इसकी आज्ञा से उसकी आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। और उससे मरकारा ने क्या किया, मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, 1672 एडी में एडमिरल हे क्या था, ये एक फ्रांसीसी था, ने गोलकुंडा के सुल्तान व
डचों को पराजित कर सेंट थॉमी को जीता। इसी को सेंट थॉमी का युद्ध भी बोलते हैं ना, सेंट थॉमी का युद्ध भी बोलते हैं। तो सेंट थॉमी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था फ्रांसीसियों और डचों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जीत गए थे ना, डच क्या हुए? पराजित हो गए। ओके, 1672 एडी में डच क्या हुए? पराजित हो गए। इसे सेंट थॉमी का युद्ध भी बोला जाता है। किंतु 1673 एडी में सेंट थॉमी पर डचों का पुनः कब्जा हो गया। हालांकि वो जो ये फ्रांसीसी जीते थे वो क्षणिक जीत था उनका, ठीक है, कुछ समय के लिए ही सेंट थॉमी पर इनका अधिकार रहा। उसके बाद डचों का पुनः कब्जा हो गया, डच उसको पुनः अपने अधीन कर लेते हैं, ठीक है, करने में सफल रहते हैं। दूसरा देखते हैं, अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है 1673 एडी में फ्रैंको मार्टिन, 1673 एडी में फ्रैंको मार्टिन एवं बिलांग द लेसी, 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन एवं बिलांग द लेसी ने पांडिचेरी की नींव डाली। ये याद रखना है। अब फ्रैंको मार्टिन एवं बिलांग द लेसी ने पांडिचेरी की नींव डाली, याद रखना है। फ्रैंको मार्टिन और बिलांग द लेसी ये पांडिचेरी की संस्थापक हो गए। जोशुआ चाइल्ड कौन था? बंबई का संस्थापक था। ओके, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक, और ये किसका संस्थापक हो जाएगा? फ्रैंको मार्टिन और विलांग द लेसी दोनों ने मिलकर के पांडिचेरी की नींव डाली, पांडिचेरी की नींव डाली। यहाँ एक गांव था पहले जो फ्रांसीसियों को वलीकोंडपुरम के सुल्तान शेर खान से प्राप्त हुआ था। यह पहले क्या था? एक गांव था जो फ्रांस जो कहाँ थे? वलीकोंडपुरम, वहाँ के स्थान है वलीकोंडपुरम। वहाँ के सुल्तान जो थे शेर खान, उन्हीं से पुर्तगालियों को यह गांव प्राप्त हुआ था, और जिसे ये लोग पांडिचेरी की वहाँ पे स्थापना की, पांडिचेरी की नींव डाली। ओके, तो पांडिचेरी की नींव डाली, याद रखना है। कौन? बिलांग द लेसी और फ्रैंको मार्टिन, बिलांग द लेसी और फ्रैंको मार्टिन। ओके, तो हो सकता है ये ब्रिटिशर्स का नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है, ठीक है, उच्चारण तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला जो है, सर्वप्रथम 1674 एडी में फ्रैंको मार्टिन को यहाँ का प्रमुख बनाया गया। फ्रैंको मार्टिन को यहाँ का प्रमुख बनाया गया। कब? 1674 एडी में बनाया गया। दूसरा 1701 एडी में पांडिचेरी को प्रमुख, एक मिनट, तो ये याद रखना ना, इसमें फ्रैंको मार्टिन और विलांग द लेसी इसने पांडिचेरी की नींव डाली। इसे याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। देखिए हमारा अगला पॉइंट है, 1701 में पांडिचेरी को पूर्व के सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। जो फ्रांस पांडिचेरी है उस, अब उसका नाम क्या है? पुडुचेरी। ओके, तो पांडिचेरी के पूर्वी तट के जितने भी फ्रांस की व्यापारिक कोठियां थी उन सभी का संचालक क्या कर दिया गया? मुख्यालय बना दिया गया। और सारी कंपनियों का, सारे कोठियों का क्या हुआ? संचालन इसी के माध्यम से किया जाने लगा, ठीक है, इसी के माध्यम से किया जाने लगा। वहां पोर्ट लुई की स्थापना की गई। इस समय पोर्ट लुई की क्या की गई? स्थापना की गई। यहाँ पे पांडिचेरी में इस समय कलकत्ता की तुलना में ज्यादा समृद्ध व घना बसा शहर था। ध्यान देना है, कलकत्ता से पहले ये पोर्ट लुई था, ओके, पांडिचेरी था। उसके बाद कलकत्ता का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बम्बई, ठीक है। तो ये कलकत्ता क्या था? ये क्या था? वो उस समय समृद्ध था कलकत्ता की तुलना में। 1774 एडी में शाहिस्ता का, जो उस समय क्या था? बंगाल का गवर्नर था, चंद्रनगर, पश्चिम बंगाल पर व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति दे दी। ये शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में, तो इसने फ्रांसीसियों को क्या किया? रियायत दिया। ओके, तो 17वीं सदी में के अंत में पटना, ढाका, बालासोर में व्यापारिक कोठियां इनकी फ्रांसीसियों की स्थापित हो चुकी थी। ओके, तो ये याद रखना है। चलिए, तो पोर्ट लुई कहाँ पे था? ये था पुडुचेरी, यानी कि उस समय पांडिचेरी था ना, पांडिचेरी में पोर्ट लुई की स्थापना की गई थी। और चलिए, 17वीं सदी के अंत में पटना, शोभा सिंह एवं रहीम खाना, ये जो पश्चिम बंगाल के थे ना, सुतानाती, कालीकता, गोविंदपुरी, उसी के आसपास की क्या थे? जमींदार थे। इन लोगों ने जितना भी, हालांकि हो सकता है वफादार रहे हो या फिर अपने स्वार्थ में कर रहे हो, वी डोंट नो, ये क्या हुआ? रिसर्च का टॉपिक है ना। तो देखिए, तो शोभा सिंह एवं रहीम खाना के विद्रोह के समय चंद्रनगर की किलेबंदी की गई। इन लोगों की विद्रोह के कारण वहां पे किलेबंदी की गई, और इसका नाम फोर्ट ओरिलियंस रख दिया गया। क्या रखा गया? फोर्ट ओरिलियंस रखा गया। ये फोर्ट ओरिलियंस रखा गया, ओरिलियंस, ठीक है, ओरिलियंस ना, उसका नाम क्या रखा गया? फोर्ट ओरिलियंस। कहाँ पे? चंद्रनगर।
ठीक है। अब देखिए 1692 में औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को व्यापार करने की रियायत संबंधी फरमान जारी कर दिया। इसके बाद बंगाल में चंदनगर मुख्य बस्ती बन गया। तो 1692 में औरंगजेब ने फ्रांसीसियों को व्यापार करने की रियायत संबंधी फरमान जारी कर दिया। ओके, ठीक है। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक अंग्रेजी कंपनी आया था ना उसे अनुमति मांगने के लिए औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें मना कर दिया। शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया और यही अनुमति किसको दे दिया? अब किसको दे दिया? फ्रांसीसियों को दे दिया। ठीक है, तो ये याद रखना, फ्रांसीसियों को दे दिया। चलिए अगला पॉइंट है 1722 एडी में मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल का संस्थापक है ना। बंगाल का क्या है, सॉरी बिहार का, बिहार नहीं, यस बंगाल का क्या है, संस्थापक है। बंगाल का संस्थापक नहीं है। इसी के समय बंगाल जो एज अ राज्य मुगल से आजाद हो गया था ना, ये याद रखना। मुगल से क्या हो गया था? आजाद हो गया था मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, और इसने 2.5% चुंगी के बदले व्यापारिक संबंधी भी सभी अधिकार डचों को दे दिए गए जो डचों को प्राप्त है। यानी कि जो डचों के अधिकार दिए गया था वो सारे अधिकार फ्रांसीसियों को भी दे दिया गया। वो भी शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है, ताकि किसी एक ही पक्ष की तरफ ज्यादा पलड़ा भारी ना हो। ओके, इसलिए तो मुर्शिद कुली खान ने 2.5% चुंगी के बदले व्यापार संबंधी वे सभी अधिकार दे दिए जो डचों को प्राप्त थे। ठीक है, 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगे। 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी क्या हो गए? कमजोर पड़ने लगे। अंग्रेजों को मुगल से ज्यादा रियायतें मिलने लगी, और मुगल्स क्या हो गए थे? काफी सैनिक रूप से और आर्थिक रूप से भी संपन्न हो गए थे अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज संपन्न हो गए थे। वेट्टम, सूरत और मछलीपट्टनम की उनकी कोठियां क्या हो गई? टूट गई। इसके फ्रांसीसियों की कोठियां टूट गई। हालांकि जो इसके बाद एक के बाद एक क्या होगा, फ्रांस युद्ध भी हार जाएगा ना, किससे? अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी कोठियां क्या हो गई? टूट गई, और 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगे। तो उसी के बाद 16, हाँ देखिए यहाँ से क्या होगा ना, जो सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, और ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध चलता है, जिसके कारण जो फ्रांस फ्रांस था और इंग्लैंड, उन दोनों के बीच में भी युद्ध हुआ, तो संधि हुआ। तो जो फ्रांस राजशाही था, और जो अंग्रेज थे वो गणतंत्रात्मक वहाँ शासन था। ठीक है, चुनी हुई सरकार रहती थी। हालांकि वहाँ पे भी राजशाही था, ओके, राजा रानी होते थे, लेकिन वो इनको ज़्यादा छूट प्राप्त था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वहाँ की जो सरकार थी उससे ज़्यादा उन्हें स्वतंत्रता मिली थी। जबकि जो फ्रांस की फ्रांसीसी कंपनी थी, ये राजशाही के डायरेक्ट नियंत्रण में थी। ओके, जब भी वहाँ पे कुछ होता था तो ये उसका दबाव यहाँ पे डाला जाता था, जबकि वो वहाँ पे ब्रिटेन का जो प्रशासन था उससे ये बिल्कुल स्वतंत्र था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसलिए फ्रांस अंग्रेजों की तुलना में कमजोर पड़ने लगेगा, और 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्गठन किया गया। एक बार फिर कोशिश किया गया कि इसकी क्या हो, इसे मजबूत किया जाए। लेकिन 1721 में मॉरिशस, और 1725 में मॉरिशस, और 1739 ईस्वी में कराइकल अधिकार किया गया। फिर प्रयास किया गया, फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया, पुनः अधिकार हो गया। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए, अब तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी यह केवल अपने व्यापार को बचाने के लिए व्यापारिक कोठी की सुरक्षा के मद्देनजर करती थी। लेकिन इसके बाद 1742 ईस्वी के बाद पहली बार की महत्वाकांक्षा यहाँ की राजनीति और ये साम्राज्य विस्तार में भी जगी। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, अंग्रेज अपना पैर पसार चुके थे। ओके, तो हालांकि अंग्रेज क्या थे? खड़े थे, और वही लोग टूट जाएंगे। इसके पहले वे दुर्गीकरण एवं सैन्य वृद्धि अंग्रेजों एवं डचों की सुरक्षा के मद्देनजर करते थे। ठीक है, तो 18वीं सदी, देखिए ध्यान दीजिएगा, 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया 18वीं सदी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ के कारण भारत में अंग्रेज व फ्रांस भी लड़े। अंग्रेज व फ्रांस भी लड़े, भारत में भी वो लोग लड़ने लगे। ठीक है, भारत में भी वो लोग लड़ने लगे, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज जिसमें क्या हुए? विजयी हुए, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। और ये जो दोनों लोग लड़े ना भारत में, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी आगे हम लोग जब कर्नाटक पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, चंदा साहब और चांद, बहुत सारे लोग हैं ना, उन सभी लोगों के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी इसको हम इस टॉपिक को यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ओके, नहीं छेड़ेंगे। चलिए, हमारा जो नोट, ये सप्तवर्षीय युद्ध है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये याद रखना है। सप्तवर्षीय युद्ध किसी किसी बीच में हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये बिल्कुल भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। देखिए, अब फ्रांसीसियों का अधिकार पांडिचेरी तक क्या हो गया? सीमित रह गया। फ्रांसीसियों का अधिकार
पांडिचेरी तक सीमित रह गया। जब देश आज़ाद हुआ उसके कुछ समय बाद फ्रांसीसियों ने यह अपना पांडिचेरी छोड़ दिया। भारत सरकार दबाव बना रही थी और साथ ही फ्रांसीसियों से मैनेज भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए छोड़ दिया। इसलिए भारत का फ्रांस के साथ संबंध क्या है, बहुत ही मधुर है ना, एज कम्पेयर टू पुर्तगाल। पुर्तगाल को ब्रिटिश पुलिस कार्रवाई के द्वारा यहाँ से भेजा गया था ना। चलिए अब कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है, जैसे यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं मुख्य मुख्य, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा था उससे संबंधित ही हैं, तो आप आशा करता हूँ आपको भी पता होगा। तो देखिए, वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। 1498 AD में कालीकट के तट पे उतरा था, जयमुरी ने उसका स्वागत किया था। ओके, पेड्रो केब्राल, ठीक है, भारत आने वाला द्वितीय व्यक्ति था। ओके, ठीक है, वास्को डिगामा के बाद यही आया था ना, पुर्तगाली था। फादर मानस रेड 1798 AD में अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का क्या था, अध्यक्ष था। तो ये याद रखना, प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था, फादर मानस रेड। कब आया था, 1578 AD में अकबर के दरबार में, फादर मानस रेड, ठीक है ना, याद रखना। जॉन मिंडल हॉल 1699 AD में व्यापारिक उद्देश्य से आने वाला प्रथम अंग्रेज था, ठीक है ना। व्यापार के उद्देश्य से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन मेंडल हॉल था, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी एक शायद आ चुका था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। कैप्टन हॉकिंग्स अंग्रेजी दूत बनकर भारत में आया, किसके, कैप्टन हॉकिंग्स अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंग्स, ठीक है, याद रखना कैप्टन हॉकिंग्स ना। ठीक है, दूसरा है, ठीक है, गिरॉड अंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। गिरॉड अंगियार क्या हुआ, बम्बई का संस्थापक माना जाता है, संस्थापक था। गिरॉड अंगियार बम्बई का क्या था, संस्थापक था। जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम क्या बोलेंगे, FORT, फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट मतलब किला, ठीक है। यह फोर्ट विलियम का क्या था, प्रथम प्रशासक था। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था, स्थापना भी इसने ही किया था। विलियम नॉरिस नए कंपनी का दूत बनकर औरंगजेब के दरबार में आया था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। जॉन सुरमन फर्रुखसियर के दरबार में आने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। देखिए ये क्या था, फादर मानस रीड 1598 AD में आया था ना, प्रथम शिष्टमंडल, उसका अध्यक्ष था। लेकिन ये उसका अध्यक्ष है, जॉन सुरमन फर्रुखसियर के दरबार में आने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। इसी मिनट था, और मिडल्टन डॉक्टर था जिसने इसका इलाज किया था फर्रुखसियर का। ओके, फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। और फ्रैंको मार्टिन क्या था, यह पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, ये भी याद रखना है। तो फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। और दूसरा देखिए, फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना किया था ना, मद्रास का संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे। फ्रैंको कैरो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था। सूरत में जो प्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई थी, उसका यह किसने किया था, फ्रैंको कैरो ने ही किया था, ठीक है। तो याद रखना, ये मुख्य मुख्य पॉइंट है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो सुभाष सिंह वर्धमान का जमींदार था ना, सुभाष सिंह और रहीम खाना जो थे कहाँ थे, वर्धमान। तो वर्धमान, सुभाष सिंह क्या होंगे, वर्धमान के जमींदार हो गए, तो और रहीम खाना वहीं आसपास के कहीं जमींदार हो जाएंगे ना। सुभाष सिंह और रहीम खाना दोनों लोग कहाँ के थे, बंगाल के ही जमींदार थे, ठीक है। तो याद रखना, सुभाष सिंह वर्धमान के जमींदार थे। और इब्राहिम खां कालीकता गोविंदपुरी सुतानाती और कालीकता गोविंदपुरी सुतेनाती, इन्हीं तीनों को मिला करके जॉर्ज चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने इन लोगों को जाना, ठीक है। आप इन सबको बुक में पढ़ लीजिएगा। अगर ये वीडियो अब जो मेरा था, ये लेक्चर अगर आपको रियली हेल्पफुल हुआ हो तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है ये रहेगा 18वीं सदी की नवीन स्वायत्त राज्य, जब मुगल क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूटकर, यानी कि अलग अलग नए नए स्वायत्त राज्य स्थापित होंगे, जैसे बिहार, बंगाल, कर्नाटक, अवध, हैदराबाद, ठीक है। तो इन सारी और भी कुछ थे, इन सभी को मिला करके हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग एक एक टॉपिक में इन सभी को जानेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं एक ही लेक्चर में सारा हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो अलग अलग लेक्चर में मैं इसे 18वीं सदी की नवीन स्वायत्त राज्य, जब मुगल प्रशासन टूट जाएगा तो उसकी जगह पे नए नए स्वायत्त राज्य स्थापित होंगे, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।